नमस्कार दोस्तों। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर जनरेशन। तो टेक्नोलॉजी में जनरेशन का मतलब होता है कि एक स्टेप हम आगे बढ़ गए हैं। मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज में जनरेशन का मतलब होता है स्टेप। तो कंप्यूटर जनरेशन अपना जो कंप्यूटर इंडस्ट्री है उसके ग्रोथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल शो करता है। एक्चुअल में जो जनरेशन है ये हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का एक इम्प्रूवमेंट है, एक उसका डेवलपमेंट क्राइटेरिया है। जब हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आता है तो उसको एक न्यू जनरेशन के रूप में एक्सप्लेन करते हैं। ये डिटेल में 1964 के बाद कंप्यूटर के हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन इसको हम मेन रूप से फोर्थ जनरेशन मानते हैं कि कंप्यूटर में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है जिसको हम जनरेशन कहते हैं वो फोर्थ जनरेशन इसको मानते हैं। तो इसका जो फर्स्ट जनरेशन है वो 1942 से 1955 तक माना जाता है। इसमें इनैक ENIAC, एडवैक EDVAC, एडसैक EDSAC, ये डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में हुए हैं। ये जो मशीन है ये और जो दूसरे टाइम के मशीन हैं उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ था। इनमें फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था और इसी के द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है उनको कंट्रोल किया जाता, वो एम्पलीफाई किया जाता। तो ये जो वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर है इन्हें ही हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहते हैं। इसमें इसके कुछ एडवांटेज हैं कि वैक्यूम ट्यूब केवल वही इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में यूज किए जाते थे जो कंप्यूटर के फॉर्म में है, अर्थात वैक्यूम ट्यूब्स वर द ओनली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स अवेलेबल ड्यूरिंग दोज डेज। फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर के लिए जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था वो वैक्यूम ट्यूब्स था। इसके बाद जो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी आया उसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है उसमें बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी मेड पॉसिबल द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर्स। चूंकि इसमें हम इंट्रोडक्शन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये तीनों चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका डिसएडवांटेज भी है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का कि इसका साइज बहुत बड़ा होता था, ये अनरिलायबल होता था। थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स दैट वर यूज्ड emitted large amount of heat and burnt out frequently। इसमें बहुत अधिक वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था जिसके कारण बहुत अधिक अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता था और कई बार वो बर्न हो जाता था। इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि इसमें एयर कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट थी। प्रोन टू फ्रीक्वेंट हार्डवेयर फेल्यूर, जो हार्डवेयर का सिस्टम था वो कई बार फेल्यूर हो जाता था। इसमें कांस्टेंट मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होना की जरूरत थी, इसमें मेंटेनेंस की बहुत जरूरत थी। ये नॉन पोर्टेबल था। मैनुअल असेंबली ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स इनटू फंक्शनिंग यूनिट रिक्वायर्ड। कमर्शियल प्रोडक्शन वाज डिफिकल्ट एंड कॉस्टली। अगर फर्स्ट जनरेशन का देखें तो इसका जो कमर्शियल प्रोडक्शन था वो काफी डिफिकल्ट था और काफी कॉस्टली था। इसका इसीलिए लिमिटेड कमर्शियल यूज होता था। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन 1955 से 1964 तक कंसीडर किया जाता है। ये जो ईयर है ये एक कोई फिक्स ईयर नहीं है। आप डिफरेंट बुक में देखेंगे तो इसमें जो ईयर है वो साल 2 साल का ईयर टू ईयर वेरिएशन हो सकता है। ये एक एज्यूम्ड ईयर है। तो सेकंड जनरेशन में एक स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आया जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर। 1947 में वैक्यूम ट्यूब की जगह
ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, तब से कंप्यूटर का जो इफिशियंसी है वो हाई हो गई और उसमें उसकी जो क्वालिटी है उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट हुआ। इस तरह से सेकंड जनरेशन इमर्ज विद ट्रांजिस्टर बीइंग द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इस तरह से कंप्यूटर का ब्रेन साबित हुआ ये ट्रांजिस्टर। लेकिन फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन दोनों कंप्यूटर का जो बेसिक डिफरेंस था वो यही था कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, इसमें ट्रांजिस्टर था, बाकी बहुत अधिक इसमें इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। इसका कुछ एडवांटेज है कि जब हम ट्रांजिस्टर का यूज किए तो ये कंप्यूटर की साइज फर्स्ट जनरेशन की तुलना में छोटी हो गई, स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, मोर रिलायबल। इसके जो आउटपुट थे ये ज्यादा रिलायबल थे, उन पे हम ज्यादा विश्वास कर सकते थे कि इनके रिजल्ट सही हो सकते हैं। फिर लेस हीट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कंपेरेटिव इसमें हीट जो जनरेट होती थी उसकी क्वांटिटी है, उसका अमाउंट कम होता था। ये कंप्यूटर कंप्यूटेशनल टाइम को अगर हम देखें तो इन कंप्यूटर में टाइम कम लगता था, ये मिली सेकंड से लेके माइक्रो सेकंड तक इसमें टाइम लगता था। लेस प्रोन टू हार्डवेयर फेल्यूर, बैटरी पोर्टेबिलिटी, बेटर पोर्टेबिलिटी थी इसकी और वाइडर कमर्शियल यूज। सेकंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कंपेयर में इसका कमर्शियल यूज ज्यादा होने लगा। लेकिन इसके भी जो डिसएडवांटेज थे लगभग सेम थे। इसमें भी एयर कंडीशन की जरूरत थी, इसमें मेंटेनेंस की बार बार जरूरत पड़ती थी, फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, मैनुअल असेंबली ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स इनटू अ फंक्शनिंग यूनिट वाज रिक्वायर्ड। हर कंपोनेंट का क्या यूज होगा, क्या फंक्शन होगा, उसकी बहुत जरूरत होती थी, इंडिविजुअली उसकी जरूरत होती थी और इसका भी कमर्शियल प्रोडक्शन काफी डिफिकल्ट था और कॉस्टली था। इसके बाद आता है थर्ड जनरेशन जो कि 1964 से 1975 तक हुआ है। इसमें ट्रांजिस्टर की जगह है, इसमें माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया जो कि काफी स्मॉल साइज में फिट हो सकता था, लेस देन 5 मिलीमीटर स्क्वायर से भी कम के स्पेस में इसका यूज करते थे। यह सिलिकॉन की चिप में बनाया जाता था। इस न्यू टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसीज कहते थे। थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर आईसी टेक्नोलॉजी में बेस्ड था और यहीं से कंप्यूटर में एक बहुत अधिक डिफरेंट इंप्रूवमेंट हुआ। थर्ड जनरेशन से कंप्यूटर में सडनली इंप्रूवमेंट हुआ आईसी के कारण। बाकी जो प्रेजेंट टाइम में जो कंप्यूटर बन रहे हैं वो उसी आईसी में एक तरह का डेवलपमेंट होता है, लेकिन थर्ड जनरेशन में आईसी का एक न्यू इन्वेंशन आया। इसके जो डिसएडवांटेज हैं एडवांटेज हैं वो ये है कि इसका साइज सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर से भी छोटा हो गया, ये बहुत अधिक रिलायबल हो गया, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के तुलना में बहुत अधिक रिलायबल हो गया। इसमें भी इवन लोअर हीट जनरेटेड देन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, इसमें भी लोअर हीट जनरेट हो रहा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की तुलना में भी इसमें और कम हीट प्रोड्यूस होता था। दीज कंप्यूटर्स वर एबल टू रिड्यूस कंप्यूटेशनल टाइम्स फ्रॉम माइक्रोसेकंड टू नैनो सेकंड। इनके जो कंपोनेंट हैं इनको जो परफॉर्म करने में टाइम वो माइक्रोसेकंड से नैनो सेकंड तक हो गया। इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो थोड़ा सा कम होता था क्योंकि हार्डवेयर फेल्यूर रेयर केस में होता था। थर्ड जनरेशन में जो हार्डवेयर फेल्यूर होता था वो रेयर केस में होता था। इजिली पोर्टेबल था, टोटली जनरल पर्पस के लिए इसका यूज किया जा सकता था। वाइडली यूज्ड फॉर वेरियस कमर्शियल एप्लीकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे विश्व में इसको कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए यूज होता था क्योंकि
ये यहां से आईसी का इन्वेंशन होने के कारण ये बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ। इसमें लेस पावर रिक्वायरमेंट था, मैनुअल असेंबली ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स इनटू अ फंक्शनिंग यूनिट नॉट रिक्वायर्ड। इसमें ह्यूमन लेबर एंड कॉस्ट काफी कम था, कमर्शियल प्रोडक्शन थोड़ा इजी हो गया और सस्ता था, चीपर था। डिसएडवांटेज यह था कि इसके लिए भी एयर कंडीशनिंग की जरूरत पड़ती थी। हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईसी चिप। आईसी चिप को बनाने के लिए हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का, हाई लेवल की टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा। अभी तक साइज छोटा होता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के कारण साइज छोटा होना चाहिए, ये इसकी रिक्वायरमेंट थी। फोर्थ जनरेशन 1975 से प्रेजेंट टाइम तक था। इसमें स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन का, एसएसआई का यूज होता था। इसमें मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, एमएसआई, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, एसएसआई, इस तरह के जो आईसीज हैं इनका यूज होने लगा। इसके एक सिंगल चिप में लगभग 30,000 कंपोनेंट को फिट किया जा सकता था, इंटीग्रेट किया जा सकता था। आगे चल के वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वीएलएसआई जिसको बोलते हैं, एक सिंगल चिप में फिट किया जा सकता था। इसके भी कुछ एडवांटेज थे, वही कि इसका साइज और छोटा होता गया, ये वेरी रिलायबल हुआ, हीट जनरेशन लगभग निग्लिजिबल हुआ। इसके लिए एयर कंडीशनिंग की कोई जरूरत नहीं थी। इसके जो कंप्यूटेशनल टाइम है वो और अधिक हो गया, नैनो सेकंड से भी अधिक हो गया। हार्डवेयर फेल्यूर निग्लिजिबल हो गया और इसका जो मेंटेनेंस है वो भी मिनिमम हो गया। इजिली पोर्टेबल हो गया, क्योंकि इसकी साइज छोटी होने के कारण एक जगह से दूसरे जगह तक हम इजिली ले जा सकते हैं। इसमें जनरल पर्पज के लिए इसका यूज कर सकते हैं। इसमें लेबर चार्ज और कॉस्ट भी काफी कम हो गया और फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन के कंपेयर में इसकी कॉस्ट बहुत कम थी। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलएसआई, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप। इसमें रिक्वायरमेंट हुआ कि और अच्छी, कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाए जिसके कारण और छोटी साइज में हम बहुत सारा मैटर इन्वॉल्व कर सकें। इसके बाद चूंकि जो फोर्थ जनरेशन है ये अभी आना है, इसके लिए कुछ टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हो रहा है। इसमें जैसे बेसिक, कोबॉल, फोर्ट्रॉन, इस तरह के जो लैंग्वेज हैं ये फिफ्थ जनरेशन में इनका यूज होगा। इसमें नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम का भी यूज होना है। डेटा लॉजिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम भी फिफ्थ जनरेशन में है, इसका इन्वेंशन अभी होना है। तो इस तरह से दोस्तों हम आज डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। आप हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।